नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 19 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के सभी एमजीएस के प्रश्न देखने वाले, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जाकर सारे वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाले लगातार, क्योंकि जो है 8 से 10% रिपीट हो रहा है, क्योंकि लगातार जो सभी प्रश्न रिपीटेड मोड में पूछा जा रहा है, आपके शिफ्ट में भी रिपीट होने की संभावना है, इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित और मैंने कल ही कराया हुआ, और साथ में स्टैटिक जीके के वीडियो जो मैंने दिया हुआ है दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में, जाके कंप्लीट कर लीजिए। अगर बात करें 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में प्रचलित है, जो कामर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अनूठा नृत्य है, जिसमें वे शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर बैठकर नृत्य करती है, और यह बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। यहाँ पर बात करें कुछ अन्य राज्यों के सभी लोक नृत्य जान लीजिए, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पंजाब में बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, डफ, ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान में बात करें तो घूमर, गणगौर, कालबेलिया, 13 ताली, चारी नृत्य, ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकूला, ये सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य जो है केरल का है। ओडिशा की बात करें तो छऊ, सवारी, घुमुरा, पैका और कर्मा डांस, ये सभी ओडिशा का लोक नृत्य है। झारखंड की बात करें तो पाइका, छऊ, कर्मा, मुंडा, संथाल, फगुआ, ये सभी झारखंड का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, जातरा, बाउल, छऊ, ये सभी पश्चिम बंगाल का है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कुम्मी, कोलट्टम, कवारियट्टम, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें धमाल, मंजीरा, खेरा, झूमर, लूड़, ये हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, ग्रीडा और 13 ताली हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जट, जटिन, कर्मा, झूमर, पाइका, झारखंड से जुड़ा हुआ, इस कारण पाइका बिहार में भी कभी कभी आता है, लेकिन पाइका आपको हमेशा झारखंड ही लगाना है। असम की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है। बिहू, भोरताल, ये सभी असम का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी व काला बाजारी को रोकने के लिए व्यवस्था लागू किया था, ताकि उनके विशाल सेना को कम वेतन पर भी सुविधाएं मिल सके। कार्यान्वयन में बात करते तो उन्होंने शहनाए मंडी यानी बाजार अधीक्षक और बरीद यानी खुफिया अधिकारी जैसे अधिकारियों की नियुक्ति किया, जिन्होंने बाजार पर सख्त निगरानी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ये जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान में मुख्य रूप से ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के मॉडल से प्रेरित है, जहाँ से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और इस स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान लिया गया है। हालांकि भारत में इसके कार्यक्षेत्र और शक्तियों में कुछ अंतर है, जैसा कि भारत में यह पोस्ट फैक्टो खर्च के बाद ऑडिट करता है, जबकि यूके में नियंत्रक की शक्ति भी निहित होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सीएजी का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक है, जिसमें अनुच्छेद 148 सीएजी के पद की स्थापना, नियुक्ति, सेवा की शर्तों और स्वतंत्रता से संबंधित, जबकि अन्य अनुच्छेद 149, 50, 51 उनके कर्तव्य, शक्ति और रिपोर्टों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवाद को कौन सुलझाता है? सभी को पता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 में किया गया है, जो कहता है कि ऐसे सभी विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, और उसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संबंधी कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जान लीजिए, जिनमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्ति है, अनुच्छेद 54 में चुनाव का उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति है, और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति शामिल है, जो उनके अधिकार, कार्य और प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। और ये सभी भाग जो है 5 यानी संघ की कार्यपालिका के तहत अनुच्छेद 52 से 78 में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सभी को पता है, वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है और झेलम नदी द्वारा पोषित होता है तथा यह एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक, जिसका आकार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। अगर बात करें कुछ प्रमुख राज्यों के उनके झील की, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? डल झील है, बुलर झील है जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील जो खारे पानी की झील है, पिछोला झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर झील और पुष्कर झील ये सभी राजस्थान में है। उत्तराखंड की बात करो, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और देवताल ये सभी उत्तराखंड के झील है। केरल में बात करें तो वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, अष्टमुडी झील भी केरल में है। महाराष्ट्र में बात करें तो लोनार झील ज्वालामुखी उद्गम से बना हुआ है, पोवई झील और शिवाजी सागर झील ये सभी महाराष्ट्र में है। मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील जिसे तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में बात करते तो चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी के झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो पुलिकट झील दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर झील और ऊपरी झील बड़ा तालाब है। लद्दाख में बात करें तो पेंगोंग झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, चंद्रताल झील, खाजियार झील है। बिहार में कांवड़ झील जो पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर झील है जो भाखड़ा बांध से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 6 पदक जीता था। पेरिस 2024 में ओलंपिक भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जो टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड से 1 पदक कम है। हालांकि यह टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेल में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं बात करें तो 1 रजत और 5 जो है कांस्य पदक जीता गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान संविधान के कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के शब्दों में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद हमेशा लागू रहते हैं भले ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। यह प्रावधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति उग्र या हिंसक भीड़ का हिस्सा है और भीड़ कृत्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है? आजीवन कारावास या मृत्यु दंड कोई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट 2023 में किस भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? प्रार्थना मुरुगवेल ने जीता है। एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला रेसर प्रार्थना मुरुगवेल ने काटिंग स्लैलम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है और वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट में पहली जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति इसे पारित किया गया था? नरसिम्हन समिति के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 1991 भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए एम नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति पहली का गठन किया गया, जिसने बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की सिफारिश किया, जिसमें ब्याज दरों का बाजार निर्धारण, एसएलआर, सीआरआर में कमी और बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्यों को हुआ है? पंजाब को हुआ है। अगर बात करें हरित क्रांति से पंजाब को सबसे अधिक लाभ हुआ, जिसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, क्योंकि इन राज्यों में उपजाऊ मिट्टी, बेहतर सिंचाई, नहर, ट्यूबवेल और आधुनिक तकनीक HYV बीज उर्वरक को तेजी से अपनाया गया, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और ये भारत के अन्न भंडार बन गए। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, वहीं वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओणम त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है केरल में मनाया जाता है। ओणम मुख्य रूप से भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है और ये प्रमुख वार्षिक फसल उत्सव है और मलयाली नववर्ष का त्यौहार, जिसे बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो पौराणिक राजा महाबली के घर वापसी और अच्छी फसल के आगमन का प्रतीक है।
अगर बात करें प्रमुख राज्य उनके त्यौहार में, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, गुड़ी पर्व और दिवाली मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि यानी गरबा, दिवाली, मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली। केरल में ओणम, विशु, त्रिशूर पूरब ये सभी केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, चितरई उत्सव और जल्लीकट्टू मनाया जाता है। असम में बिहू, बोहाग बिहू, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी, दिवाली, लोहड़ी मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर मेला, गणगौर, तीज ये सभी जो है राजस्थान में मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला, गंगा दशहरा और माघ मेला लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली, दशहरा। कर्नाटक में दशहरा, उगादि और मकर संक्रांति हो जाएगा। इसके अलावा डिटेल में देखना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके का मैराथन देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया हुआ है। आपके दिल्ली पुलिस में प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? मशीनरी की खरीद ये जो है राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। राजस्व व्यय वे खर्चे होते हैं जो किसी व्यवसाय या सरकार के दैनिक कामकाज के लिए होते हैं और कोई संपत्ति नहीं बनाते, जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी। इसलिए मशीनरी खरीदना, फैक्ट्री के लाइसेंस पर खर्च या पुरानी मशीन की मरम्मत पर बड़ा खर्च राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, बल्कि पूंजीगत व्यय का ही उदाहरण है, क्योंकि या तो ये नई संपत्ति बनाते या संपत्ति के जीवन काल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें मौद्रिक नीति समिति MPC एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो नीतिगत ब्याज दर जैसे रेपो दर को तय करता, ताकि देश में मूल्य स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा 4 नए सदस्य देश शामिल हुआ है? जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए देश औपचारिक रूप से शामिल हुए। मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश ब्रिक्स के विस्तार का हिस्सा थे, जिसके बाद सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया और इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत कब हुआ? 2015 में प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत हुआ। प्रो रेसलिंग यानी PWL की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुआ था, जिसका पहला सीजन 10 से 27 दिसंबर 2015 तक भारत में आयोजित किया गया था, जिसे प्रो स्पोर्टिफाई और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर शुरू किया था। यह लीग भारत में कुश्ती को लोकप्रिय बनाने और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यहाँ कुछ प्रमुख लीग और उनके शुरुआती की जानकारी जान लीजिए, जो आगे की सीटों में जरूर पूछा जाएगा। अगर बात करें इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। यह BCCI द्वारा शुरू किया गया भारत की सबसे बड़ी खेल लीग बन गया। अगर बात करें इंडियन सुपर लीग यानी ISL की शुरुआत, ये फुटबॉल से संबंधित है, जो 2014 में शुरू किया गया। यह भारत के शीर्ष फुटबॉल लीग है और इसने भारतीय फुटबॉल कैलेंडर में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। प्रो कबड्डी लीग यानी PKL कबड्डी से संबंधित है। यह भी 2014 में शुरू हुआ और कबड्डी को एक नया आयाम दिया। इंडियन बैडमिंटन लीग PBL जो है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में मदद किया है। सुपर कप ये फुटबॉल से संबंधित है। इसे 2018 में शुरू किया गया और फेडरेशन कप की जगह लिया है। महिला इंडियन सुपर लीग यानी WISL की शुरुआत महिलाओं के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्वतंत्रता सेनानी के उपनाम जान लीजिए। महात्मा गांधी का कौन कौन नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चचा नेहरू कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, आजाद शत्रु और बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है।
अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सीएन अन्नादुरई को अन्ना के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु यानी बंगाल का दोस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जो हॉकी में जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के रूप में जीता था, जो स्वतंत्र भारत से पहले ब्रिटिश भारत के तहत हासिल किया गया था। और स्वतंत्र भारत के रूप में पहला स्वर्ण पदक 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी में ही जीता था। मेजर ध्यानचंद उस टीम के हिस्सा थे और उन्होंने फाइनल में हैट्रिक बनाए थे, जिससे भारत ने नीदरलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण है। ईमेल भेजने के लिए सबसे जरूरी है सही प्रेषक और प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, एक स्पष्ट विषय यानी पंक्ति यानी सब्जेक्ट लाइन और आपका मुख्य संदेश, जिसके बिना ईमेल अधूरा। और यह सब सही एसएमटीए प्रोटोकॉल और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत अंतर्गत आता है, जिससे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, ताकि चुनिंदा शहरों को स्मार्ट समाधान और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ नागरिकों के लिए जीवन स्तर को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगर बात करें, ड्यूस शब्द मुख्य रूप से टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेल से जुड़ा हुआ है, जहां यह स्कोर में बराबरी यानी आमतौर पर 40-40 या 20-20 की स्थिति को दर्शाता है। और इस स्थिति से जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। कुछ प्रमुख खेल और उनके शब्दावली जान लेते हैं, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार इसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करें क्रिकेट में, तो बल्लेबाजी से कौन कौन संबंधित है? रन, चौका, छक्का, विकेट, नॉट आउट, एलबीडब्ल्यू कैच, बोल्ड, स्टंप, आउट, रन आउट, वाइड, नो बॉल, डेड बॉल, ओवर, मेडन, ओवर, बाय, लेग बाय, हुक, पुल, ग्लांस, फॉलो थ्रू, बाउंसर, यॉर्कर, स्पिन, सीमर, ये सभी बल्लेबाजी से संबंधित है। वहीं बात करें क्षेत्ररक्षण में, तो स्लीप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, विकेट कीपर, कैच, रन आउट, ये सभी क्षेत्ररक्षण में आ जाएगा। अन्य बेल्स में बात करें तो पवेलियन, पिच, क्रीज, स्टंप, गिल्ली, गुगली, सीमर, हैट्रिक, फॉलो वन, एसेज, रबर, टॉस, ग्लव्स, ये सभी क्रिकेट के शब्दावली है। अब बात करते हैं फुटबॉल के, तो खेल के दौरान गोल, किक, पास, ड्रिबल, हेड, ऑफ साइड, फाउल, पेनल्टी किक, कॉर्नर, थ्रो इन, स्टॉपर, डिफेंडर, लेफ्ट आउट, राइट आउट, रिबाउंड, मूव, साइड बैक, गोलकीपर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर हो जाएगा। इसके अलावा हैट्रिक, टाइम ट्रायल, डबल फॉल्ट, ये सभी टेनिस से संबंधित हो जाएगा। हॉकी की बात करें तो गोल, ड्रिबल, स्टिक, पुश, स्कूप, बुली, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्राइकिंग, सर्कल, सेंटर लाइन, रोल इन, फ्री हिट, ये सभी हॉकी में आ जाएगा। वहीं बात करें तो हैट्रिक, स्ट्रोक, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, ये सभी भी हॉकी और फुटबॉल दोनों में उपयोग किया जाता है। अगर बात करें टेनिस के शब्दावली में, तो एस, ड्यूस, एडवांटेज, लव, स्मैश, वॉली, ड्रॉप शॉट, बैक हैंड, फोर हैंड, डबल फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, लेट, हाफ वॉली, स्लाइस, ब्रेक पॉइंट, सर्विस, बेस लाइन, नेट, रैकेट कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ये सभी टेनिस में उपयोग किया जाता है। शतरंज में चेकमेट, गैम्बिट, चाल, गतिरोध, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, कैसलिंग, प्यादा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, रानी, राजा, ये सभी शतरंज में शब्दावली हो जाएगा। बास्केटबॉल में ड्रिबल, पास, शूट, बास्केट, फाउल, फ्री थ्रो, डबल फाउल, टेक्निकल फाउल, टर्न ओवर, रिबाउंड, जंप बॉल, डंक, पेंट, गार्ड, फॉरवर्ड, सेंटर, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर वेस्ट, ये सभी बास्केटबॉल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया था? संजीव को दिया गया था, मुझे पहचानों के लिए।
बात करें वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए वरिष्ठ कथाकार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 24 भाषाओं के लेखक को दिया गया, जिसमें नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के लिए और स्वर्णजीत सभी को पंजाबी साहित्य में अन्य भाषाओं के लेखक को भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS 2023 के तहत कौन सा साक्ष्य वैध माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन डेटा, वेबसाइट, वॉइसमेल को अब प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है, जबकि पहले इन्हें द्वितीयक साक्ष्य माना जाता था। इसके अलावा मौखिक और दस्तावेजी यानी मौलिक व प्रतिलिपि साक्ष्य और तथ्यों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे मानसिक स्थिति, राय और तथ्यों को प्रासंगिकता भी वैध साक्ष्य है, जिनका उद्देश्य निष्पक्ष सुनाई सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीबारा यानी बंदरगाह साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नामक स्थान से गोदीबारा यानी डॉकयार्ड के प्रमाण प्राप्त हुए, जो गुजरात भारत में स्थित है, और यह व्यापार व समुद्री गतिविधि को एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां बड़े जहाजों का खड़ा किया जाता था। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट जगह में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। स्थान की बात करें तो रावी नदी के तट पर मोंटेगमरी अब साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है। विशेषता में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है 1920 में सुनियोजित शहर अनाज भंडार हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास है, जो लड़काना जिला सिंध प्रांत में है। विशेषता में बात करें तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। महान स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। उन्नत जल निकासी प्रणाली और सीले जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। लोथल भारत में है, स्थान गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भगवा नदी किनारे है। विशेषता में बंदरगाह गोदीबारा, मनके बनाने का कारखाना, जहाजों के परवाने, ये सभी जो है लोथल से प्राप्त हुआ। धोलावीरा भी गुजरात भारत में है, जो कच्छ जिला में है। विशेषता में बात करें तो जल प्रबंधन प्रणाली, बड़े शिलालेख, सीढ़ीदार कुआं, स्टेडियम, ये सभी जो है धोलावीरा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा भी भारत में है, जो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। विशेषता में बात करें तो जुते हुए खेत के प्रमाण, अग्नि वेदिका, चूड़ियाँ, ये सभी जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी भी भारत के हरियाणा के हिसार जिले में है। विशेषता की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल और मानव कंकाल, मिट्टी के बर्तन, ये सभी राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ। चनहुदरो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। इसकी विशेषता की बात करें तो मनके बनाने का कारखाना, चूड़ी उद्योग और कोई दुर्ग नहीं, ये सभी चनहुदरो से प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो बनवाली हरियाणा में है, मिट्टी के हल का प्रमाण मिला है। और ऊपर पंजाब में जो कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का प्रमाण मिला है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी। MS सुब्बुलक्ष्मी थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। वह एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी और इस सम्मान को पाने वाली पहली संगीतकार बनी। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट संगीतकार को, MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला है। कर्नाटक संगीत की सुर सामग्री यह सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार है। पंडित रविशंकर को 1999 में विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार को इनको भारत रत्न मिला है 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया। शहनाई का जादूगर कहा जाता है, जिन्होंने शहनाई को विश्व भर में पहचान दिलाया है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला। इसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सुगम संगीत की महान गायिका हैं। भीमसेन जोशी को 2008 में मिला है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक है। श्री भूपेन हजारिका को 2019 में मिला है। असम के महान गायक और संगीतकार और फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थ योजना 2025 किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना पार्थ जो है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। गंगा हो जाएगा।
अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ लंबी है, लेकिन उनका अधिकांश प्रवाह भारत के बाहर है, जबकि गंगा का उद्गम और अधिकांश प्रवाह भारत में है, जिससे यह भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अन्य लंबी नदी बात करें तो सिंधु की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कम है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में 916 किलोमीटर है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नृत्य नाटक के भिन्न स्वरूप का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? नाट्य शास्त्र में किया गया है। नाट्य शास्त्र मुख्य रूप से भारतीय नाट्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच के सभी पहलुओं का विस्तृत उल्लेख है, जिसमें आचार्य भरत मुनि ने रचा है। इसमें रस, सौंदर्य बोध, भाव, अभिनय, अंगिका, वाचिका, आहार, सात्विक वेशभूषा, मंच निर्माण, संगीत के स्वर और प्रदर्शन कला के सिद्धांत जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इस शिफ्ट के ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मैंने ऐड किया हो महत्वपूर्ण वाला। आपका एग्जाम बचा हुआ है तो जाके सारे को कंप्लीट कर लीजिए। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का PDF, क्विज, एग्जाम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रोफेसर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर बाय टेस्ट, AI डाउट सब ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और दिल्ली पुलिस का एनालिसिस वाला मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, या कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।